महोदय, आज आप एकदम सिविल ड्रेस में हैं। माननीय धर्म कौशिक जी, प्रश्न का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैंने पूछा था कि इसमें जो ठेकेदार काम कर रहे हैं और जो अनियमितता की गई है उनके संबंध में किसी प्रकार की जो कितने शिकायतें हैं और उसका आधार क्या है जो नोटिस जारी किया गया है। उसमें मंत्री जी बताए हैं कि 2918 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अब नोटिस जो जारी किया गया है उसमें 2-3 दिए हैं। एक तो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, दूसरा उसमें है धीमी गति, और तीसरा है अनुपातिक जो कार्य। अब इसमें मंत्री जी से मैं केवल इस प्रश्न में ये पूछ रहा हूँ कि जो कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के एक महत्वपूर्ण कार्य योजना के अंतर्गत में, जल मिशन के अंतर्गत में इसको स्वीकृत किया गया है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से पूर्व सरकार के रवैया रही है और उसके कारण अभी भी वो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, तो क्या इसमें मंत्री जी निर्णय लेंगे इन शिकायतों पर, और निर्णय लेके इसका कोई समय निर्धारित करेंगे कि उसमें क्या जो निर्णय लेंगे तो कब तक इसका समय अवधि थोड़ा बताएंगे। पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है माननीय धर्म कौशिक जी, बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है। बहुत विस्तार से जानकारी हमने प्रस्तुत की है। विगत 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ठेकेदार और संस्थाओं के विरुद्ध 2918 नोटिस जारी किए गए। नोटिस किन किन कामों के लिए जारी किया गया और 13 अलग अलग प्रकार के निमित्ता थी, कमी थी, इसके कारण नोटिस जारी किया गया। कार्य की धीमी गति होने के कारण, कार्य जारी होने के उपरांत निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण, तत्काल कार्य प्रारंभ करने बाबत नोटिस, अनुबंध समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण, जलागार निर्माण कार्य में प्रगति अत्यंत धीमी गति होने के कारण, शेष कार्य को पूर्ण कर कार्य योजना प्रस्तुत करने के कारण, कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं होने के कारण, अनुबंध में शेष बचे कार्य पूर्ण कर अंतिम देयक प्रस्तुत करने बाबत, वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं होने पर कूट रचित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में, कार्यों की धीमी प्रगति और अमानक स्तर कार्यों के संपादन, ISA संबंधी प्रचार प्रसार में विलंब होने के कारण, कार्य बंद होने पर पुनः प्रारंभ करने बाबत, ये 13 अलग अलग बिंदु है जिस आधार पर 2918 नोटिस जारी किए गए। और विगत 2 वर्षों में 72 ठेकेदारों के विरुद्ध 72 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों का जांच अलग अलग स्तर पर की गई। जांच में दोषी जो पाए गए संस्था उन पर कार्यवाही की गई। ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की गई। पाइपलाइन बिछाने हेतु खोदे गए, मरम्मत हेतु निर्देशित किए गए। गुणवत्ता विहीन कार्य को तोड़ने की कार्यवाही की गई। चयनित स्रोत में जल की कमी के कारण नवीन स्रोत निर्माण की कार्यवाही की गई। निविदा निरस्तीकरण एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया गया, एजेंसी को डिबार भी किया गया, एजेंसी को अपात्र घोषित किया गया और शिकायत तथ्यहीन आधारहीन पाए जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। विगत 2 वर्षों में फर्जी दस्तावेज और अनुभव प्रमाण पत्र, अपूर्ण जानकारी के आधार पर निविदा प्राप्त करने वालों संस्थाओं को 26 नोटिस जारी की गई। आगे कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है और एजेंसी को 2 वर्ष के लिए डिबार भी किया गया। अलग अलग एजेंसी को निविदा के लिए अपात्र भी घोषित किया गया और कुछ संस्थाओं के लिए जिला एवं
जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुबंध निरस्त किए जाने की सब तो हो अनुशंसा गया। की है। ये राज्य स्तर पर प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय, सब कर चुके हैं, अब क्या ये तो- प्रश्न है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो जवाब में मंत्री जी ने दिया है। कितना व्यापक जवाब आया है, संतुष्ट नहीं है आप? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ मंत्री जी से और जानना चाह रहा हूँ कि इसमें जनप्रतिनिधियों ने जो शिकायत किया और उसके आधार पर जांच हुई है और जो आरोप लगाए हैं करप्शन का, भ्रष्टाचार का, वो सही पाया गया है और सही पाने के बाद में केवल अनुबंध निरस्त किया गया, ये कोई कार्रवाई है? उसके बाद उनको फिर भुगतान किया गया है। अब मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि जो फर्जी दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेज के आधार पर काम लिया गया, और काम थोड़ा बहुत नहीं है ना, करोड़ों का है, अरबों का काम है, और काम लेने के बाद में उनकी जब जांच की गई तो ये इस बात को स्वीकार किया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर, कूट रचित दस्तावेज के आधार पर, मतलब जो इंटाइटल नहीं थे उनको आपने काम दिया, आपके अधिकारियों ने जानबूझ करके दिया। और उसके बाद में जो जांच हुई है तो जांच में आपने क्या लिखा है कि ब्लैक लिस्ट किया गया। ये तो 420 का मामला है, उनके खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं की है? ये तो आपका ईडी का मामला है, 100 करोड़ का मामला है अध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ का मामला है ये, और इसमें जो जांच होनी चाहिए तो आप ब्लैक लिस्ट कर दिए, आपके अधिकारियों ने उसको पेमेंट कर दिया ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी। और ब्लैक लिस्ट, ये 420 का मामला है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक तो इसमें जिस प्रकार से जानबूझ करके उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाया, 420 का मामला किया, उसके खिलाफ में आप एफआईआर दर्ज कराएंगे क्या? और दूसरी बात, ये बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है, तो इसको ईडी से जांच कराएंगे क्या? समस्त मामला को ईडी को देंगे क्या? फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो अभी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, फर्जी शिकायत, फर्जी दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर काम प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त हुई जल जीवन मिशन को, उस पर प्रारंभिक इंक्वायरी की गई है। इंक्वायरी करने के बाद जो राज्य स्तरीय उच्च पावर समिति है, उस समिति को अनुशंसा की गई है। अनुशंसा समिति विचार करके जो भी निर्णय करेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर करने की भी अनुशंसा हुई तो निश्चित रूप से एफआईआर करेंगे। कि आपने स्वीकार किया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर काम लिए, ये तो आपने स्वीकार किया है। अब स्वीकार करने के बाद में मामला आपका अब अभी का नहीं है, मामला पुराना है, कब तक इसको लंबित रखेंगे? मंत्री जी इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। मंत्री जी ने बता दिया, जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर उनके अनुशंसा पर आगे कार्रवाई तो होगी। ये तो शिकायत को स्वीकार किए है ना, तो जांच हुई तभी तो स्वीकार किए आप है छोटा प्रश्न कर लीजिए ना। और जांच ये तो स्वीकार किए, तो स्वीकार किए तो इनके खिलाफ में वो जो एफआईआर टेंडर करेंगे। है, समूह जल प्रदाय योजना के टेंडर थे जो राज्य की कमेटी के द्वारा स्वीकृत टेंडर थे। तो जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है उसके पास जांच करके प्रतिवेदन भेजा गया है, और वहां से जैसे ही निर्णय होगा जो भी कार्यवाही करने का, वो निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही होगी। चलिए। जल जीवन मिशन के काम में कोई भी लापरवाही करेगा, कठोर से कठोर कार्यवाही करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत बढ़िया। कितना कठोरता से मैं बोल रहे प्रश्न नहीं हैं, कर रहा हूं, कठोर कार्रवाई कितना 5-10 कठोर साल बोले 20 साल हैं, बाद। आप समझ नहीं पा रहे हो। नहीं मतलब 20 साल बाद कठोर कार्रवाई। मैं नहीं कठोर, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप समय बता दें, उसमें 2 महीना बताए, 4 महीना, 6 महीना, जब आपको लगे, साल भर लगे, चलिए। सुनिश्चित तो हो। ठीक है, यथाशीघ्र बोल देंगे वो। आप कहाँ से आ गए? अजय चंद्राकर जी, आप प्रश्न लगाइए ना, प्रश्न लगाइए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा प्रश्न शुरू करने को पहले कोई स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, आपने जो परिशिष्ट मुझे दिया है और प्रगतिरत कामों की सूची दी है, उसमें 212, 213, 214, 215 चार काम ऐसे हैं जिसमें आपने लिखा है कि 100% पूरा हो गया है और उसको प्रगतिरत लिखें तो 110-20% जाएगा। वो काम क्या होगा? वो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में आए तो इसमें कुछ पूछो। 100% पूरा लिखा है और प्रगतिरत भी लिखा है। परिशिष्ट में नंबर बता दिया आपको, 212, 213, 214, 215 प्रतिशत में काम 100% पूरा है और स्थिति में प्रगतिरत लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं भाई, पहले इसको स्पष्ट कर दीजिए क्या है, फिर प्रश्न करूंगा उसके आधार पे। बैठ जाइए ना, आप सुन लीजिए। जो भौतिक प्रगति वो 100% है, भुगतान लंबित है, इसलिए वो प्रगतिरत दिख रहा है। अरे 100% पूरक बाद और लंबित क्या रहेगा साहब? मैंने नई चीज भुगतान नहीं हुआ है, हिसाब किताब नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष नहीं, भौतिक प्रगति नहीं, आपने भौतिक प्रगति लिखा है, हिसाब किताब नहीं लिखा। आप कॉलम को ही पढ़ रहा हूं भाई। भौतिक प्रगति में प्रतिशत में 100% पूरा हो गया है, हिसाब किताब का विषय नहीं है वो तो। और उसके बाद आपने कार्य की स्थिति पूर्ण अपूर्ण में प्रगतिरत लिखा है। देखिए, जो मूल काम है वो पूरा हो गया है, अतिरिक्त काम की आवश्यकता है, इसलिए ये प्रगतिरत दिखा रहा है। तो और इसीलिए राशि भी बची इसी हुई में है। पहले पूछ लेता हूं कौन कौन सा अतिरिक्त काम कर रहे हैं। 212, 213, 214, 15 में इसी को बता दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। जी, इसी को बता दीजिए अतिरिक्त काम आप कौन कौन सा ले रहे हैं और जिसके कारण वो प्रगतिरत बताया जा रहा है उसको बता दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न करता हूं। उपलब्ध करा दूंगा वो जानकारी आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं प्रश्न, एक बात आप जांच कीजिएगा, आश्वासन समिति किसी भी से साल भर में या इससे पहले 5 साल में माननीय मंत्रीगण में से किसी ने कहा है उपलब्ध करवा दूंगा, तो किसी भी सदस्यों से पूछ लीजिए उपलब्ध हुआ है क्या? उपलब्ध हुआ है क्या? किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लीजिए। तो ये उपलब्ध में भी आश्वासन बनता है तो उसकी अवधि होनी चाहिए। प्रश्न में आ जाइए, समझ गया मैं प्रश्न कर लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का मैं पूछा है, वो प्रिंटेड है, मैं उसमें यह जानना चाहता हूं कि कितने कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति, कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति हुई? जो भी कार्य आपने किए उसके कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति हुई? कौन कौन से कार्यों की हुई? कितने कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति हुई? कितनी बार? और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार प्रश्न आपके सामने, सदन के सामने पढ़ता हूं। स्मार्ट सिटी परियोजना रायपुर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 24-25 तक कौन कौन से कार्य लिए, किन किन मदों में कितनी कितनी राशि की स्वीकृति हुई, इसमें कितने कार्य पूर्ण अपूर्ण व निरस्त हुए, वर्तमान में इसकी वित्तीय और भौतिक स्थिति क्या है? विस्तार से इसका उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय को उपलब्ध कराया है। माननीय महोदय, अवधि में माननीय महोदय, मैं विस्तार से पढ़ा हूं, पूरे विस्तार से। जो आपने काम करवाया है, जो इतने काम आपने करवाए, मैं बहुत संक्षिप्त पूछता हूं, मेरे गोल गोल घुमाने का आदत नहीं है। कितने कार्यों की कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति आपने दी? मूल मसला यहीं पर है माननीय, आपके कितनी बार कितने कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति। इसको भी बाद में दे देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसको भी बाद में यदि आप देंगे तो आगे बढ़ जाऊंगा, कोई प्रेस्टिजियस नहीं है मेरे लिए। 230 में 56 कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। 56 कितनी बार? कितनी बार? माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न
अब बाद में दे देंगे ना, मैं तो प्रेस्टिजियस नहीं बोल रहा हूं, आधा दे रहे हैं इसलिए। आप मूल प्रश्न में आइए। मूल प्रश्न ही तो है, पहला ही प्रश्न किया कि कितनी बार कौन कौन से कामों की कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई। आपने बताया 56 कामों की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई, पर कितनी बार की गई है पूछ रहा था मैं, तो उसको बाद में दे देंगे, चलेगा? हाँ, बाद में दे देंगे। चलिए आगे बढ़िए, बाद में दे देना भाई, ठीक। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 24x7 आप रायपुर को जल आपूर्ति कर रहे हैं, 16 से यह परियोजना लागू है, तो यह परियोजना कब तक पूरी होगी? कब तक कितने घरों को आप पानी 24x7 देंगे? और अभी कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, 20/7 जल आपूर्ति योजना 2016 में शामिल है स्मार्ट सिटी प्लान के अंतर्गत, और इसके लिए 158.59 करोड़ की राशि स्वीकृत है, जिसमें 4.36 करोड़ ओएंडम के लिए है। कार्य आदेश 31/3/2022 को जारी किया गया है। आज की तिथि में 109.61 करोड़ रुपए व्यय हुआ है, 90% कार्य पूर्ण हुआ है, और कार्य प्रारंभ होने के बाद भौतिक रूप से कार्य प्रारंभ करने पर पाइप की लंबाई प्रारंभिक रूप से 162.30। सर, मैं उतना डिटेल पूछा ही नहीं हूं, मैंने ये पूछा है कब पूरा होगा, कब तक आप 24x7 मार्च 2025 तक पूरा कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए मैं एक प्रश्न कर लेता हूं, फिर पूछूंगा, ठीक है? मार्च तक आप देंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी, ये बूढ़ा तालाब, तीसरा मैंने पूछा है, बूढ़ा तालाब में कौन कौन से मद से आपने कितने काम कराए? और सबकी एजेंसी स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, कौन था? और कितने कार्य पूरे अधूरे हैं, और कितने बंद हैं, चालू हैं? बूढ़ा तालाब, जिसे स्वामी विवेकानंद परिसर भी करते हैं, इसमें 30 कार्य स्वीकृत हुए थे, 35.07 करोड़ रुपए के। 30 में से 29 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। एक काम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर फोरक्लोज किया गया, और ये इतना जानकारी उत्तर में है साहब जी। मैंने पूरक पूछा है, उसका उत्तर नहीं दिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण, या जिसको आपने विवेकानंद परिसर कहा, उसके सौंदर्यीकरण में कौन कौन से मद की राशि उपयोग की गई, और सबकी एजेंसी क्या स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, या और कोई एजेंसी ने वहां काम किया? ये मैं आपकी राशि को अलग अलग पूछ रहा हूं, जो आपने व्यय किया उसको। बूढ़ा तालाब की पूरी काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ही हुए हैं, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से पूरा करने के बाद 19/12/2023 को सर इंटरप्शन, कौन कौन से मद का उपयोग बूढ़ा तालाब, कौन कौन से मद का उपयोग बूढ़ा तालाब में किया गया, और क्या सबकी एजेंसी स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, कौन थी, ये पूछ रहा हूं। कौन कौन से मद, कि सिर्फ स्मार्ट सिटी मद कि और कोई दूसरे मद? देखिए, स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंदर तक जो काम हुए हैं, मद नहीं बता सकते तो उसको रहने दीजिए, मैं आगे आखिरी प्रश्न कर लेता हूं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, उत्तर में स्पष्ट किया हुआ है। 30 कार्यों में से 11 काम रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 4 के द्वारा, शेष कार्य स्मार्ट सिटी। मद पूछ रहा हूं सर, मद कौन कौन से मद को बूढ़ा तालाब में आपने व्यय किया है? कौन कौन से मद का?
अरे पर्यटन मंडल का क्या होगा, निगम का क्या होगा, स्मार्ट सिटी का क्या होगा, स्मार्ट सिटी 15वां वित्त आयोग का क्या होगा, संरचना क्या होगा। सारे मद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बता रहा हूं आपको, उसमें विभिन्न मदों का उपयोग हुआ है, पर्यटन मंडल की राशि का भी उपयोग हुआ है, पर्यटन स्मार्ट सिटी का भी उपयोग हुआ है, निगम की राशि का भी उपयोग हुआ है, कई राशियों का उपयोग हुआ है। यही तो मुख्य विषय है। क्या इस अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे उसको, क्योंकि मेरे पास जो दस्तावेज हैं, जितने काम बताए हैं पूरे, वो सब अधूरे, लेकिन अलग अलग दस्तावेज हैं, उसको मैं समय में प्रस्तुत करूंगा, बात की बात है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, आपने सारे काम पूरे हैं बताए हैं, क्या कोई आपका अधिकारी, आपका सचिव या आप काम पूरे हो गए हैं? मैं नरैया तालाब बता देता हूं, मटन मार्केट बता देता हूं, महाराजबंद बता देता हूं, और ऐसे श्रृंखला बता दूंगा जो अधूरे पड़े हैं, जिसको आपने पूरा कहा है। क्या उसका निरीक्षण करवाएंगे मेरे साथ? मैं अभी कोई भी भ्रष्टाचार, करप्शन, इधर उधर के शब्द नहीं बोला हूं। जो आप पूरे बोल रहे हैं उसका क्या, मेरे जो स्थल पूरे बोल रहे हैं मेरे सामने में, या मेरे को छोड़ दीजिए, रायपुर शहर के विधायकों के सामने जांच करवाएंगे क्या उसको कि पूरा हो गया? प्रश्न हो गया ना, जो भी जवाब आएगा। बस आखिरी माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर स्मार्ट सिटी से संबंध में ये प्रश्न पूछा है, और स्मार्ट सिटी ने ये काम करने के बाद 19/12/2023 को टूरिज्म बोर्ड को हैंडओवर किया है, जिसका संचालन संधारण तब से 20/12/2023 से टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। मैं पूछा दूसरी चीज हूं भाई साहब, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये पूछा है कि आपने काम को सबको पूरा बताया है। मैं कह रहा हूं स्मार्ट सिटी के अधिकांश काम अधूरे पड़े हैं, उसको मेरे सामने मत करवाइए। अधूरे काम को दिखवा लेंगे। नहीं, दिखवाना नहीं है, वो कह रहे हैं पूरे हो गए, मैं बोल रहा हूं पूरे नहीं हुए, वही तो देखेंगे वो। तो क्या इसकी जांच, इसका परीक्षण मेरे सामने या रायपुर शहर के चारों विधायकों के सामने करवाएंगे क्या? ये कह रहा हूं। चलिए ठीक है, निश्चित रूप से कामों का परीक्षण करा ले। चलिए राजेश जी, एक प्रश्न छोटा सा। नहीं, ये कब तक साहब आश्वासन में समय सीमा आ जाए ना, वो इंडेफिनिट रहता है। आपके पहले सत्र के आश्वासन समिति देख लीजिए, अधूरे पड़े, तो आश्वासन की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। शीघ्र बोल दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, कोई समय सीमा निर्धारित कर दीजिए, नहीं पूरा हो जाएगा। ये निर्माण कार्य चल रहे हैं, आज विधानसभा चल रही, 3 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में एजेंसियां जिस स्तर में काम हो उसमें पूरे हो जाएंगे, अनिश्चित इंडेफिनिट में, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इंडेफिनिट दिखवा लेंगे का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री से छोटा सा संक्षिप्त प्रश्न करिए बस। उसमें एक ही प्रश्न इतना है कि बूढ़ा तालाब में 3 एजेंसी काम की है। जब स्मार्ट सिटी ने काम करे, हमने कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपके संज्ञान में और आपके माध्यम से खाली इतनी जानकारी चाहता हूं कि 6 करोड़ का फुहारा लगा, वो आज तक चालू क्यों नहीं हो पाया? और जब वो चालू नहीं हो पाया तो किस आधार पर? जो पूर्व एजेंसी काम की थी अध्यक्ष महोदय, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि उसके अंदर पर्यटन मंडल पहले काम किया, नगर निगम काम किया, और उसी में स्मार्ट सिटी भी काम की। यानी एक तालाब के अंदर क्या सिर्फ एक काम को लेकर के क्या उसकी जांच उच्च स्तरीय कराएंगे? वो तीनों एजेंसी ने कौन कौन से काम किए हैं स्पेसिफिक, क्या उन अधिकारियों ने अगर उस पर लिपापोती की तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? एक छोटा सा संक्षिप्त प्रश्न। दूसरा, वो जो वहां पर फुहारा लगा, पहला जवाब आने दो, हो गया। ये प्रश्न है नहीं, चलिए उद्भूत नहीं होता। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न है नहीं, चलिए नहीं, आप कहें तो मैं माननीय आपको जो कहा है मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न में उत्तर है, मूल प्रश्न में बुढ़ापारा यह लिखा हुआ क्लियर, उक्त परियोजना वित्तीय वर्ष बुढ़ापारा, बुढ़ा तालाब, नगर निगम रायपुर में क्या क्या कार्य स्वीकृत हुए, कितने कितने हुए, ये तो मूल प्रश्नों में लिखा हुआ स्पष्ट। मैं अध्यक्ष और एक चीज ध्यान में आपके लाना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी की एजेंसी, मेरा तारांकिक उत्तर में उत्तर है आज, माननीय अध्यक्ष महोदय ये बता रहा हूं। विभाग
किस प्रकार से निगम के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर काम करते हैं। ये एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने पूछा माननीय अध्यक्ष महोदय, वो मेरा हाथ आएंगे प्रश्न के उत्तर में दिया, इसका मैं उत्तर आपको पढ़ के बता रहा हूं। यह मैंने आज पूछा था, इतना डिटेल नहीं होता भाई प्रश्न में। क्या नगर निगम ने स्मार्ट सिटी ने कोई एजेंसी तय की? मैंने उसके अंदर खारिज कर दिया, कोई नहीं किया। ठीक है। और यह नोट शीट इनकी स्पष्ट है, जिसके अंदर इतने अधिकारी वहां कार्यरत हैं और जिनको करोड़ों रुपया पेमेंट हो रहा है। अब उत्तर में यह मेरे को विभाग नकार दिया और यही विभाग माननीय अजय चंद्राकर जी के उत्तर में कह रहा हाँ एजेंसी है। किसको सही मानूं अध्यक्ष महोदय? यही इतना ही कहना है बस। सुनील जी कुछ बोलना है? छोटा प्रश्न एकदम। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा। 5 साल तक के जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की जो हालत थी, टोटी लगाने को पैसा नहीं था। मेरी ये पीड़ा है एकमात्र, क्योंकि 2 बार महापौर। पीड़ा बाद में बताना। मैं प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न करिए अध्यक्ष जी। मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि ये अनियमितताओं का भंडार जो है वो हमारी सरकार को मिला है, क्योंकि भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य था। इसकी जांच चल रही है और पूर्व सरकार ने पूरा पैसा स्मार्ट सिटी का सैकड़ों करोड़ रुपया केवल लूटने का काम किया। जो केंद्र सरकार के मापदंड थे उस मापदंड पे एक भी काम नहीं किया। आज प्रश्न ये है मेरा कि इसका जांच होना चाहिए। चलिए, क्योंकि हमारी सरकार जो है जांच कराएंगे, पारदर्शिता से काम कर रही है, इसका पूरा जांच होगा। चलिए, हो गया, तो प्रश्न सारी हो गया। चीजें सामने आ जाएंगी। जांच तो कराए, घोषणा ही कर दी है मंत्री जी, जांच कराएंगे। प्रश्न 3 फूल सिंह राठिया। चूंकि यह निर्माण कार्य के विषय हैं, 8 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने में पूरे हो जाएंगे या पूरे करवाने की कोशिश होगी। जो आश्वासन दिया है उसको समय सीमा में निगमित आप कर दीजिए, आपकी से प्रार्थना। चलिए ठीक है, उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दीजिएगा। फूल सिंह राठिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री बताने की कृपा करें। कोरबा जिला बाल्को में भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी कितने रोजगार दिए हैं और छत्तीसगढ़ का कितने रोजगार कर्मचारी है और बाहर का कितने कर्मचारी, मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में ही पूरा दे दिया है। वैसे माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ कि बाल्को वेदांता कंपनी में 1986 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं। 607 छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से हैं और 505 मूल निवासी को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि बाल्को में प्रशिक्षण दिया जाता है और रोजगार कहां दिया जाता है, ये जानना चाहता हूं। रोजगार में शासन नियम किया है कि माने रोजगार भत्ता बेरोजगारी भत्ता है। बाल्को कंपनी द्वारा, वेदांता द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो काम सीख जाएं और काम सीखने के बाद उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। और बाल्को में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि प्रशिक्षण देने के बाद उनको बाल्को में ही रोजगार दिया जाएगा। उनके ठेका कंपनी हैं, उसमें कुछ लोगों को दिया भी जाता है। बाकी पूर्ण रूप से रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने का है और प्रशिक्षण पूर्ण रूप से बाल्को द्वारा प्रति वर्ष दिया जा रहा है। चलिए, एक प्रश्न आप कर लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आपको तो पता ही होगा और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे कि बाल्को वेदांता का 49% शेयर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जो औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत उस संस्था में भी काम होना चाहिए। एक नीति बनी थी जनाब सर, औद्योगिक नीति 2019 से 24 गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नाम से। उसमें यह था कि इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत घोषित किए गए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम में स्थायी नियोजन में अकुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 100%, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70% तथा प्रशासकीय प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में 40% रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अध्यक्ष महोदय, इसी को अभी माननीय साहब की सरकार ने 4 नवंबर को जो जारी किया है उसमें 12.19 पर यही है कि औद्योगिक विकास नीति 24 से जो 30 तक के अंतर्गत घोषित किए गए औद्योगिक निवेश कुशल कर्मचारियों श्रमिकों के मामले में 100%, कुशल कर्मचारियों के मामले में 70% तथा प्रशासकीय और प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में 40%। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वो भी कोरबा के निवासी हैं और माननीय प्रश्न पूछने वाले विधायक भी कोरबा के ही उस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जहां बाल्को लगा हुआ है। तो ऐसे स्थान में जहां मंत्री जी संरक्षण नहीं देंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? और जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता, तो ऐसे नियमों में संशोधन किया जा सकता है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी का क्या कहना है, मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 100% अकुशल, 70% कुशल और 40% मैनेजमेंट का जो रहता है वो अधिनियम में है 2019-24 के भी औद्योगिक विकास नीति में है और अभी 2024-2030 विकास नीति बना उसमें भी नियम किए हैं। और चूँकि जो बाल्को वेदांता की बात हो रही है, मेरे ही विधानसभा अंतर्गत वो कंपनी है। अब उस कंपनी के बारे में आप सब लोगों को मालूम है। बाकी बाल्को वेदांता को हम लोग सब्सिडी नहीं देते, अनुदान नहीं देते, इस कारण से कई उसमें इसलिए वो अनुदान नहीं देते, इसलिए वो अपने अनुदान हेतु अपात्र घोषित हैं। इस नीति में कोई छूट दी गई है तो रोजगार प्रावधान लागू नहीं होता है। ठीक। अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूं आपसे, बाल्को को आप अनुदान देंगे, ऐसी कौन सी नीति है? बाल्को को छत्तीसगढ़ की सरकार अनुदान क्या देगी? बाल्को ने हमको 49% है, उसमें से क्या दिया है अब तक का? ये तो बड़ा घालमेल है ना, आपके क्षेत्र में है, मुझे पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी विस्तृत जांच करा के जो आपने औद्योगिक नीति बनाई है, साहब ने, आपके मुख्यमंत्री जी ने, डबल इंजन की सरकार है, तो वो भी उधर से आया है, एक इंजन उधर से लगा है, एक इंजन इधर से लगा है, तो उसका पूर्ण रूप से जांच कराइए, कहाँ घालमेल है, कहाँ आप चुप हैं, कहाँ मैं चुप हूँ। यहाँ उसका विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी गंभीरता से जांच कराइए। आपका ही क्षेत्र है, आपके क्षेत्र के नौजवानों को सुझाव है, उसको देख लीजिएगा। गंभीर सुझाव है। बघेल लखीश्वर हो गया इसमें। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का बहुत ही अच्छा सुझाव है और निश्चित तौर पर इसमें हम लोग विचार करेंगे। लखीश्वर। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने का है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत
भारत एल्यूमीनियम कंपनी वेदांता द्वारा कोयला खदान संचालित किया जा रहा था, जो आज बंद पड़ी हुई है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा आपको, कोरबा जिला पांचवी क्षेत्र है जहाँ पर भारत एल्यूमीनियम कंपनी वेदांता बाल्को भी संचालित है। इनके द्वारा कोयला खदान संचालित किया जा रहा है, परंतु आज 25 वर्ष संचालित करने के बाद कोयला खदान बंद कर दिया गया। आप कोयला में कहाँ गए बघेल जी? कंपनी, उसी कंपनी का कोयला खदान है सर। आपका प्रश्न क्या है? आज जो लड़कियों को, जो जिनको युवाओं को, वहाँ के लोगों को रोजगार दिया गया था, कोरोना काल में उनको ट्रांसफर किया गया। उनकी पेपर है कोरोना काल की अवधि में, और कोरोना काल में कैसे ज्वाइन करेंगे जाकर के कलकत्ता, चेन्नई, बॉम्बे? चलिए कुछ बता सकते हैं? कोरोना काल में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इसमें नहीं है। कोयला खदान को जो बात बोल रहे हैं वो चोटिया का है, और इसके बारे में मेरे को जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो अभी बता पाना संभव नहीं है। देना पड़ेगा बघेल लखेश्वर जी, अलग से सूचना दे देंगे तो बता देंगे उसको। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिला के शासकीय उचित मूल्य दुकानों की खाद्य सामग्री वितरण गड़बड़ी के संबंध में था। इस संबंध में गड़बड़ी के संबंध में मेरे द्वारा जिला प्रशासन को, मंत्री जी को जुलाई से लेकर अभी तक कम से कम 15-20 लेटर मैं लिखा हूँ, लेकिन व्यवस्था सुधरी नहीं। अभी तक जो भी जिला प्रदेश स्तर से व जिला स्तर से जो खाद्य सामग्री है या उचित मूल्य दुकानों में कम से कम 40 से 50% कम उपलब्ध कराई जाती है। ये क्या कारण है, ये पहले बताने कष्ट करेंगे। साथ ही बस्तर जिला में कितने उचित मूल्य दुकान है ये बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी का बस्तर जिला के संबंध में शिकायत मिला है, कलेक्टर साहब के माध्यम से भी मिला है। वहाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 18 राशन दुकानों की रैंडम जांच कराए माननीय अध्यक्ष महोदय। उस 18 दुकान में 17 राशन दुकान में गड़बड़ी नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय। एक राशन दुकान जो आडावाल है में शिकायत सही पाई गई है। उस शिकायत के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय 13/12/24 को अनुभागीय अधिकारी बस्तर के द्वारा दुकान को निलंबित किया गया है अध्यक्ष महोदय, और उस राशन दुकान को करमरी ग्राम पंचायत में अटैच किया गया है। और इसके साथ ही साथ बस्तर जिला में अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 के दौरान 15 अन्य शिकायत प्राप्त हुई है अध्यक्ष महोदय, जिसमें 14 शिकायत सही पाई गई और एक शिकायत उसमें गलत मिला है। एक 14 जो राशन दुकान में जांच हुआ अध्यक्ष महोदय, उसमें 3 राशन दुकान का आवंटन निरस्त किया गया है अध्यक्ष महोदय, और 3 राशन दुकान का आवंटन निलंबित किया गया है, और 8 दुकानों को एसडीएम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी क्वेश्चन किया था कि कितने राशन दुकान है बस्तर जिले में? माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले में 485 राशन दुकान है। आपके द्वारा इसमें गई है कि बस्तर में 32, जगदलपुर में 231, बोकावान में 131, इस प्रकार 979 दुकान
अतिरिक्त आवंटन मांग की गई है, ऐसा उल्लेख किया है। एक शंकास्पद आंकड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नाम दिया है उसमें चावल का आवंटन राशन दुकान वाले लोग मांग किए, तो जिला को अधिकार है फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से अगर राशन दुकान वाले चावल की मांग करते तो दिया जाए वो। लेकिन मैं ये भी उत्तर नहीं आया मेरे से कि राज्य स्तर से बस्तर जिला में कम राशन भेजी जाती है क्या? फिर ये बता दीजिए कम राशन का। माननीय अध्यक्ष महोदय, राशन कम नहीं जाता है, लेकिन जो निर्धारित मांग के अनुसार क्यों उपलब्ध नहीं कराई जाती? फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो राशन कम का जो बात है अध्यक्ष महोदय, उसमें 2 महीना पूर्व को लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 महीना पहले का जो राशन वहाँ बचा रहता है उसको कटौती करके भेजा जाता है। ये आप ही लोगों को कार्यकाल का है नियम। ले रहे हैं, लेकिन हर महीना प्रत्येक दुकान में 50% राशन बीत जाती है। अतिरिक्त मांग की जाती है, समय पे उपलब्ध नहीं कराई जाती। अगर समय पे उपलब्ध नहीं होगा, दूसरे महीना में आप उपलब्ध कराएंगे तो फिंगर कैसे लेंगे? वो तो आपका मशीन लोड ही नहीं लेता है। भारी अनियमितता है, थोड़ा इसमें सीरियस लीजिए। हम लोग इस बार बार अवगत करा रहा हूं मैं, ऐसी पूरा प्रदेश की स्थिति है, इसकी गंभीरता विभाग ले नहीं रही है। मेरा मनसा ये है कि व्यवस्था सुधरे। हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि हकीकत हम लोग व्यवस्था को सुधारेंगे क्या बस्तर में? जी हाँ, ठीक है, पूरा आप बोले सुधारेंगे माननीय अध्यक्ष जी। दो तीन व्यवस्था और कवासी पूछ रहे हैं एक प्रश्न। नहीं, ये आपके जो मशीन है, जो वितरण मशीन उपलब्ध कराई, कब खरीदी गई थी और कितने लागत की? वो बार बार मशीन खराब हो रही है। हर महीना 8-10 दिन अब मशीन बनाने में लग जाती है, तो उस संबंध में थोड़ा बताइएगा। जहाँ भी मशीन खराब है उसको बदल देंगे माननीय अध्यक्ष। चलो, मशीन अच्छा लग रही है। जहाँ भी माननीय नहीं, उत्तर मेरा नहीं है। जहाँ भी का शिकायत है बता दीजिए, हम उसको। लेकिन साथ साथ राशन दुकानों में कमीशन समय पर वितरण नहीं होता जी। बारदाना का वितरण, पैसा अभी तक मिला नहीं है 2-2, 3-3 सालों से। वो वितरक कैसे चलाएंगे? कमीशन समय पे नहीं देते हो, उसके बाद उसको चोरी करने में मजबूर कर देते हो आप लोग। समय पे वितरण हो जाए, समय पे सब कुछ हो जाए, तब तो होगा, व्यवस्था सुधरेगी। तो इसलिए राशन वितरण में भारी अनियमितता है, अव्यवस्था है, उसको विभाग गंभीरता से, मेरा निवेदन है विभाग से, आपसे इस संबंध में आप थोड़ा विचार करिए, जमीनी स्तर पे भेजिए, ये मेरा मांग है। चलिए, गंभीरता से उस पर कार्रवाई करिए। कवासी जी, इसी में कि आपका प्रश्न आ गया है? आप अपने प्रश्न में आ जाइए, इसका जवाब आ गया। माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता रहा, मेरा क्वेश्चन था, सुकमा जिला में परिया मूल्य जो सड़क बन रहा है, सुकमा कब से गए हो दादी? सुकमा कब से गए हो? मैं कहीं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो मेरे साथ चलो। आपके बड़े नेताओं के तो विचार पाकिस्तान वाले ही आ रहे हैं। तुम्हारा विचार दादी, आपके साथ जाना बड़ा खतरा रहता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोग पहले से आदत बना लिए कि मतलब पोल खोलेगा थोड़ा बिगाड़ दो, इनको थोड़ा समझा दे अजय चंद्राकर को। अजय जी, कवासी को डिस्टर्ब आपको नहीं करना है। आपकी तरफ से भी आशीर्वाद चाहिए। नहीं पूरा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। हमारा नक्सल पीड़ित क्षेत्र है, हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ रोड बने, पुल बने, विकास हो, लेकिन ये दोनों रोड में ये मैं पहला तो पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री पहले, मंत्री जी पहले कबूल किया है कि मैं ऐसा किया हूँ, अधूरा बन गया, अभी टेंडर डाल रहा है।
ये कौन सा नियम में पहले पुल बनेगा, अभी टेंडर डलेगा, ये सावधान और बदल दिया क्या? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रोड मूलर वाला दंतेवाड़ा जिला से है, परिया सुकमा जिला का है, और ये रोड पीडब्ल्यू बना रहा है कि प्रधानमंत्री चढ़ा गए? ये दो बातें पहले बोले, उसके बाद आगे। दो स्थान है, परिया जो सुकमा राजस्व जिले में आता है, और मुलेर नाला जो कि दंतेवाड़ा जिला में आता है, पर डिवीजन सुकमा है लोक निर्माण विभाग के हिसाब से। परिया और मुलेर में कैंप है सुरक्षा बलों का। मई के महीने में वहां पर पुल निर्माण की आवश्यकता जिला प्रशासन ने महसूस किया कि बरसात में हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, उनकी सामग्री, खाद्य सामग्री आने जाने में दिक्कत ना हो, तो दो पुल निर्माण करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि हम प्रशासकीय स्वीकृति बाकी कर देंगे, काम ये पुल का निर्माण करा लो बरसात से पहले। लोकसभा का आचार संहिता प्रचलनशील था और वो काम 5/5/2024 को काम प्रारंभ किया गया, और शिकायत हुई तो वो काम रोक दिया गया। कोई भुगतान उस पर से नहीं हुआ है। आज उन दोनों पुलियों का निविदा आज खोली जानी है। निविदा में जो एजेंसी निर्धारित होगी और उसके हिसाब से इन दोनों पुलियों का निर्माण किया जाएगा। डब्ल्यू वाला है कि प्रधानमंत्री वाला है? मूल प्रश्न में रोड के बारे में नहीं है, केवल पुलिया के बारे में है, पर मार्ग जो है पीडब्ल्यूडी बना रहा है। यह मार्ग भारत सरकार द्वारा RCPLWE योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। दोनों पुलियों के निर्माण की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी गई थी पूर्व में। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में तो गड़बड़ है। ये जो SOR है, जो प्रधानमंत्री में पुल बनाने में ज्यादा पैसा लगता है एस्टिमेट, और पीडब्ल्यू में कम लगता है। अगर प्रधानमंत्री अगर पीडब्ल्यू रोड में बनेगा, वो आपके से अनुमति लेना पड़ता है प्रदेश से। ये अनुमति लिया है क्या? वो प्रधानमंत्री का एस्टिमेट कैसा बना? 40% है वो, 40% है वो में वो एस्टिमेट बना है, तो इसका मतलब अब से अनुमति लिया है क्या राज्य स्तर से? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि निविदा निकाली गई है। निविदा आज खोली जाएगी, और एजेंसी पुल के बारे में मैं बता रहा हूँ, दोनों पुलियों के बारे में निविदा आमंत्रित की गई है। आज निविदा खोलने की तिथि है और एजेंसी निर्धारित करके उस पर काम को आगे किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निविदा में भी वो दो ठेकेदार है जो लिखा है ना, विनोद राठौर, एक भद्रैया, यही दो लोग को प्रारंभ दिया हुआ है, और ये लोग पहले बना हुआ है बिना स्वीकृति से, बिना आर्डर से। ये SOR प्रधानमंत्री नाम से पुल बनता है ना, उसका SOR से बना है, इसलिए अब से अनुमति लिया है क्या उसको SOR बढ़ाने के लिए? 40% रेट बढ़ाने के लिए पीडब्ल्यू से रेट से ये पुल ज्यादा से बन रहा है, और उसके बाद भी एक ही नाला में 3 पुल बनाने की क्या जरूरत था? अगर ठेकेदार बनाना है तो एक ही पुल बनाना चाहिए। अब 3 पुल अगर पंचायत को दे देते। इसलिए इसका सबसे पहला वहां का इंजीनियर वो SDO पद में था, जब उस समय मई महीना में आचार संहिता लोकसभा का लगा था, उसी समय फटाफट काम किए। बाद में गांव वाले आंदोलन किए, धरना दिए, उसको रुक गया था। अब उसी ठेकेदार को फिर देने का काम कर रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो सब इंजीनियर को और PWE को सस्पेंड करोगे क्या?
माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वो केवल पुलिया निर्माण से संबंधित है, दोनों पुलिया, सड़क से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है। और माननीय सदस्य महोदय सड़क से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, अलग से प्रश्न करेंगे, उत्तर जरूर दूंगा। सड़क में जो पुल बन रहा है वो प्रधानमंत्री एसओ में बन रहा है। अरे जो गलत किया है, हमारा चूना लगा है जनता का पैसा को, गाड़ी कमाई का पैसा को, 60,000 लाख में बनने वाला को 1 करोड़ में 1 करोड़ 20 लाख में बना रहा है। अरे एक नाला में 3 पुल का क्या जरूरत है? अगर बनाने तो बड़ा पुल बना, एक ही बने, टेंडर में बन रहा है। एक कम सरकार के लिए 1 पुल में 3, परिया नाला में 3 और मुलेर नाला में 3, एक किस हिसाब से बना रहा है? ये 5,000 को बढ़वा देने का कमीशन के लिए, तो इसलिए ये दोनों सब इन्हें हुआ का, और ये तुम्हारा ई को इसके ऊपर कार्रवाई करो क्या? मेरा यही मांग है, पुल बने, हम लोग तो मांग कर रहे और बने, लेकिन जो रेट है, जो मापदंड है, जनता का पैसा को दुरुपयोग मत हो, वो जनता मांग करता हुआ दे नहीं रहे। जितना पुल बन रहा था हमारा सरकार में स्लिप डल रहा था, पिछले क्वेश्चन में आपको लगा है, तो उसको तो चालू नहीं किए। अरे बिना अनुमति से, बिना ऑर्डर से कैसे चालू की? तो वो चालू करने वाला चुपचाप से बड़ा है क्या? सरकार से बड़ा होता है क्या? सभी ने वो एसडीएम पद में रहा उस समय जो प्रकरण बनाया। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि वो दोनों अधिकारी को कार्रवाई करोगे क्या, सस्पेंड करोगे क्या? पुल बना, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर आखिरी में फिर बोलूंगा कि बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 2 पुल के निर्माण से संबंधित है, 2 पुल के निर्माण से संबंधित है। सड़क निर्माण के संबंध में एक ही नाला में 3, परिया में 3 और मुलेर में 3, तुम 2 बोल रहे हैं। ये 3 बन रही है कि ये कौन सा देश में एक ही बड़ा नदी, महानदी में 1 पुल बनता है, वो छोटा नाला में 3 कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की किसी तरह की कोई अनियमितता होगी, माननीय सदस्य मुझे दे देंगे, मैं निश्चित रूप से उसे दिखवा लूंगा। नहीं सर, मेरा चले 1 मिनट। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पुल बन गया है, टेंडर आज खुला है। दूसरा, मंत्री जी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि आदर्श आचार संहिता लागू था, उस समय इसकी स्वीकृत करके काम कराया गया। तो 2 बड़ी बातें हैं और यहाँ न राज्य सरकार से अनुमति है, न इसका और कोई प्रक्रिया हुआ है। तो ये माननीय सदस्य की यही मांग है कि जो संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर देते समय मैंने बहुत स्पष्ट किया कि सुरक्षा बल के कैंप है, बरसात से पूर्व उनके खाद्य सामग्री, बाकी सामग्री के लिए दिक्कत होगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने काम प्रारंभ कराया था। एक में केवल 1 नग स्लेब का निर्माण हुआ है और दूसरे में सुपर स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हुआ है, पर 1 रुपए का भी कोई भुगतान उस कामों का नहीं हुआ है। अभी टेंडर दोनों का लगा है और आज वो निविदा खुलने वाली है, जो एजेंसी तय होगी उसके हिसाब से माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने इसमें स्वीकार के उत्तर में लिखा है कि भदौरिया और राठौर 2 को बुला के काम आपने दिया और दोनों की टेंडर दिए, तीसरे का मौका मिला नहीं, तो सारे नियम का उल्लंघन इसमें दिख रहा है। आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार से अनुमति नहीं है, टेंडर हुआ नहीं है, वही ठेकेदार को बुला के दिया गया, दूसरे टेंडर भी नहीं दे रहे हैं, रेगिंग भी हो रही है। तो सारे चीजें, सारे अनियमितताएं इसमें दिखाई दे रहा है और आपने स्वीकार किया है। अब स्वीकार कर लिए, कार्रवाई क्या करेंगे ये बताइए आप। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि कितना कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र है, सुरक्षा बलों के आवश्यकता को ध्यान में रखते
आप इसमें कार्रवाई करेंगे? एक ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट रूप से कहा कि 1 रुपए का भी कोई भुगतान राज्य इसमें कार्रवाई होगी कि नहीं मंत्री जी? जब आपके संज्ञान में सब कुछ आ गया है, यदि आपके संज्ञान में सब आ गया है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा कि आपका संरक्षण है। मैं नहीं कहता इसमें संरक्षण आपका है, और नहीं है तो कार्रवाई करिए, और नहीं कि इस पर क्या संरक्षण सब कुछ हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि बरसात के पूर्व मई का महीना था, सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान और 1 रुपए भी की वृद्धि सरकार को नहीं दी है। अब तो यह स्पष्ट है